हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। और कल तो हम मिले ही थे और आज हम फिर से करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। और आप सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो बताइए अभी तक आप लोग का डिनर वगैरह हुआ या नहीं। आई होप हो गया होगा या कुछ लोगों का बचा भी होगा, बट ठीक है, कोशिश किया करिए कि आप लोग जल्दी जो है अपना डिनर फिनिश कर लिया करिए, तो उससे आपको टाइम अच्छा बचेगा और आप अपनी पूरी नींद भी पूरी कर पाएंगे और पढ़ाई भी आपकी हो पाएगी। तो इसके पहले हम लोग कर ही चुके हैं इतने सारे प्रैक्टिस सेट, और मैंने कहा है कि अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट फिर कभी कंटेंट करेंगे। तो कंटेंट तो अभी नहीं है आज, मतलब आज तो प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं हम। तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, कुछ मुझे लगता है 35 से 40 क्वेश्चन होंगे और उसको देखते हैं। और ये वीडियो और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो आपको टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट वगैरह भी दे रहे हैं और एलटी ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम है जीआईसी का है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें कुछ नेट के भी क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं जो भी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ उसमें कुछ ना, मतलब मुझे लगता है 10 से लेकर के 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो नेट के होते ही हैं, या तो नेट के प्रीवियस ईयर होते हैं या फिर नेट के लेवल के होते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप नेट के लेवल का भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे थोड़ा थोड़ा सा, तो आपके पास एक टाइम, मतलब उससे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने से काफ़ी नॉलेज आपके पास कलेक्ट हो जाएगी, है ना। तो उससे उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं या मैचिंग वाले होते हैं या असर्शन और रीज़न वाले होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है ना थोड़ा सा वो अच्छी होगी, और एक क्वेश्चन से आप कम 4 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा आपका उसमें जैसे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, या जो चीज़ आपको नहीं पता है वो 2 लाइन पढ़ करके आपका एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। सो दैट मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये तो देखिए बिल्कुल बहुत ही सही बात लिखी हुई है और बहुत ही एकदम रियल बात है कि रेनबोज एग्जिस्ट टू प्रूव दैट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन हैपन इवन आफ्टर अ बैड स्टॉर्म। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अभी जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि जो सिचुएशन होती है वो हमारे बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ना, तो उससे क्या है कि हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, एक होप रखनी चाहिए। तो क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि बहुत बुरे तूफान के बाद भी जो है रेनबोज निकलती ही है ना। तो आप अपनी लाइफ से या कोई भी आपके आसपास है जिसको आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए या उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए आपको, तो आप बिल्कुल, आप पहले तो आप खुद इससे एक पॉजिटिव क्या कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी इससे आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए जहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव थॉट्स मिले उनको आप अपने आप से रिलेट करिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना वो एक पहली चीज़ तो एक पॉजिटिविटी की तरफ जो मतलब बढ़ेगा, और आपके अंदर भी एक पॉजिटिव सी वाइब्स क्रिएट होंगी, है ना। तो इसलिए जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है, थोड़ी सी गड़बड़ है या कैसी भी है, तो उसको लेकर के घबराना नहीं होता है। टाइम के साथ सारी चीज़ें जो है कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो हम रोज़ ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा पहला सवाल और बहुत ही आसान सवाल है, पहला है तो आसान ही होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि विटामिन सी की पूर्ति के लिए शिशु को दिया जाना चाहिए माता का दूध, चावल का मांड, या फिर संतरे का रस, या दाल का पानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संतरे का पानी हम देंगे, सॉरी मतलब संतरे का जूस देंगे, यानी कि ऑरेंज जूस की बात हो रही है, तो बच्चे को दे करके विटामिन सी की पूर्ति करी जा सकती है, ठीक। क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में उसको रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, विटामिन सी की, तो हम संतरे का जूस देंगे तो उससे उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि माता का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है क्योंकि इसमें गाय के दूध की अपेक्षा प्रोटीन कम होती है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ मार्क करते हुए चलती हूँ। क्या बोल रखा है कि माँ के दूध की अपेक्षा प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन कम याद रखना है। गाय के दूध की अपेक्षा सोडियम कम रहता है, ठीक। फिर गाय के दूध की अपेक्षा अविलेय ठोस कम रहते हैं, ठोस मतलब सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि माता का जो दूध है, मतलब मदर मिल्क है, वो बच्चे के लिए गाय के दूध से ज़्यादा बेटर क्यों माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो माता का दूध होता है उसमें गाय के दूध की अपेक्षा प्रोटीन कम होगा। प्रोटीन कम का मतलब यहाँ पर ये कि बच्चे को जितनी ज़रूरत है उतना ही होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। अगर आप सोचो तो ये नेचर का कितना ही मतलब कितना ब्यूटीफुल, या फिर मैं ये कहूँ कि अमेजिंग क्रिएशन है, या कह सकते हैं आपकी जितने बच्चे को जैसी और जितनी रिक्वायरमेंट है वैसा ही मदर मिल्क होता है ना। फिर प्रोटीन कम होगा, उसमें सोडियम भी कम रहेगा। अब कम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उसमें उसमें डिफिशेंसी होगी या कमी होगी, वो बच्चे की जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उतना रहेगा उसमें, ठीक है। और जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो भी कम होते हैं तो कम होने की वजह से क्या होगा, जब सॉलिड मटेरियल ज़्यादा नहीं रहेगा मिल्क में तो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट करवा पाएगा। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, जितने भी 3 चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी इन सभी
कारण की वजह से माता का जो दूध है वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, गाय के दूध की अपेक्षा। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कि शिशु में अतिसार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब उसे पाला जाता है। अतिसार मतलब कि यहाँ पे डायरिया की बात हो रही है। जब बच्चा छोटा होता है तो डायरिया वगैरह बहुत आम बात है, होता ही रहता है। तो कब उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? जब उसे माता के दूध पर पाला जाता है या भैंस के दूध पर पाला जाता है, या उपर्युक्त ए तथा बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो बफेलो मिल्क होता है, भैंस का दूध होता है, उसको अगर पिलाया जाए बच्चे को तो उसमें डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो भैंस का दूध होता है उसमें फैट, प्रोटीन, सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और भैंस का जो दूध होता है इस वजह से उसको हैवी माना जाता है, क्योंकि उसमें फैट वगैरह जो होता है थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है। 4.5 ग्राम फैट होता है बफेलो मिल्क में, और प्रोटीन भी 6.5 ग्राम होता है। तो इस वजह से बच्चे का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो उसको पचा नहीं पाता है ना। तो इस वजह से बच्चा क्या होता है, उसको दूध जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो डायरिया हो जाता है, और मुंह से बच्चे दूध निकल जाते हैं, या उनका डायरिया होकर के कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से भैंस के दूध पे अगर आप भैंस का दूध बच्चे को पिलाते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, और उसको इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नवजात शिशु के शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन को आपको पता ही है। तो बच्चे में कितनी होती है? 17 से लेकर के 19 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, जो क्या बोलते हैं, पर 100 मिलीलीटर ब्लड जो है 17 से 19 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो आपका 13 से 14 दे रखा है ये महिलाओं में पाया जाता है। और इसके बाद आप ये कह सकते हो कि 12 से 15, अगर मैं कह दूँ 12 से 15, सॉरी ये पुरुषों में मान लीजिए 13 से 17 ग्राम, वो एक रेफरेंस दिया होता है। तो 12 से 15 वैसे फीमेल्स में माना जाता है, और मान के चलिए 13 से 16 या 17 तक जो है पुरुषों में माना जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, कहीं कहीं पे आपको 11 से 15 भी लिखा होगा महिलाओं के लिए। इसके बाद है कि नवजात शिशु की नाड़ी गति होती है, ठीक है, नाड़ी गति यानी पल्स रेट की बात हो रही है। तो 90 प्रति मिनट, या फिर 100 प्रति मिनट, या 120 प्रति मिनट, या फिर 140 प्रति मिनट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स रेट उसकी होती है। तो जो नवजात शिशु होता है उसकी जो पल्स रेट होती है वो 120 प्रति मिनट होती है, ठीक है। फिर जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, मतलब जब नवजात शिशु नहीं रहता है वो, तो उसकी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब थोड़ी कम होने लग जाती है, 110, 100 इस तरीके से, ठीक है। फिर है हमारा कि सामान्यतः नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। आप एग्जाम में कई अगर आ गया सीधे ऐसे तो आप बहुत आराम से वहाँ से अपने नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। तो कब सोता है बच्चा? नवजात शिशु की बात हो रही थी, इसका मतलब बच्चा बिल्कुल छोटा है अभी, ठीक है। 1 मतलब 0 से लेकर के 2 से 3-4 महीने इतना। 8 से 10 घंटा, 12 से 14 घंटा, 18 से 20 घंटा, या 15 से 16 घंटा। तो नवजात शिशु की बात हो रही है तो बच्चा जब 1-1.5 महीने का होगा तो वो आप देखते होंगे हमेशा सोता ही रहता है, जरा सा उठता भी है फिर तुरंत सो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 18 से 20 घंटे तक बच्चा सोता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि जन्म के पश्चात शिशु का पहला मल कहलाता है। मतलब कि जब बच्चा आफ्टर डिलीवरी बच्चा जब पहली बार वो जो है क्या बोलते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है? मिकोनियम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, या उपर्युक्त दोनों बोलते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम तो आपको पता ही है, कोलेस्ट्रम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिकोनियम। जब पहली बार बच्चा जो है मल निष्कासित करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिकोनियम बोलते हैं। इसके बाद है कि धात्री माता के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। धात्री माता मतलब लैक्टेटिंग वीमेन की बात हो रही है, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ठीक है। उनके जो उनका डाइट है उनमें क्या ज़्यादा शामिल किया जाना चाहिए? अधिक मात्रा में दूध एवं फलों का रस, तला भुना गरिष्ठ भोजन, बाजार की मिठाई, उपर्युक्त सभी। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? उनको जाहिर सी बात है हेल्दी डाइट देंगे, अधिक मात्रा में उनको क्या करेंगे? दूध और फलों के जूस और ये सारी चीज़ें उनको खिलाएंगे, ठीक है। फिर है कि जन्म से आधे घंटे तक की आयु के शिशु को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर के आधे घंटे तक का जो शिशु होता है उसको क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं, पार्चुनेट कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो इस वाले बच्चे को बोलते हैं पार्चुनेट। क्या बोलते हैं? पार्चुनेट, ठीक है। इसको पार्चुनेट पीरियड भी बोला जाता है। इसमें पॉर्टुनेट लिखा हुआ, पार्चुनेट आपको बोलना, ठीक है। ये होता है ऐसे करके बच्चे को बोलते हैं, ऐसे बच्चे को बोलते हैं पार्चुनेट, ठीक है। पार्चुनेट पीरियड बोला जाता है। या बच्चे का पूछ रहा है तो अगर इसी में अवस्था पूछ लेता तो आप पार्चुनेट पीरियड बोलते। अब यहाँ पे सिर्फ शिशु बोल रहा है तो सिर्फ पार्चुनेट बोलेंगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, पहले ही आ गया क्या? चलिए देखिए, जो क्रच होता है ना, क्रच या फिर अनौपचारिक देखभाल, तो क्रच में कब रखा जाता है बच्चों को? जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता या पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो बच्चे को अपने वहाँ पे रख देते हैं। वहाँ पर बच्चे को थोड़ा बहुत एजुकेशन भी दी जाती है। जब बच्चे की एज मान लो अगर वो 2 ईयर्स प्लस है, और अगर मान लो 2 ईयर्स से कम है, तो वहाँ पर बच्चे की प्रॉपर टेक केयर किया जाता है। उसको टाइम टाइम से खाना खिलाना, सब कुछ मतलब है ना, उनका ध्यान रखते हैं। तो इसको हम एक मैच करेंगे वैकल्पिक देख रेख। ये देखिए एक विकल्प है,
जिन पेरेंट्स के पास समय नहीं है या घर में कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है जो बच्चे का टेक केयर कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को क्रेच में रख देते हैं, ठीक है। फिर जब वो फ्री होते हैं शाम को ऑफिस से वापस आके, तो जाके बच्चे को लेते हैं। फिर बी है हमारा कि सकारात्मक पर्यावरण तथा बेहतर पोषण कारण। तो मतलब कि जब बच्चे को आप सकारात्मक बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट देंगे और अच्छा एकदम बेहतर न्यूट्रिशन देंगे बच्चे को, तो उसके कारण से क्या होगा, बच्चों का सकारात्मक विकास होगा। जाहिर सी बात है, जब आप सारी चीज़ें हेल्दी देंगे तो बच्चा आपका अच्छा मतलब अच्छा ग्रो करेगा और अच्छा उसका माहौल रहेगा, बच्चे का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। फिर कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का उद्देश्य। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो देखभाल का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चे को प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना। आप बच्चे को घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, जब वो अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, थोड़ा पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि हाँ देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या आप उसको घर ही में ABCD 1 2 ये सब चीज़ें कराएंगे, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, स्कूल जाने के लिए उसके मन में भी एक क्यूरियोसिटी जगेगी, हाँ मैं भी जाऊँ, देखता हूँ स्कूल में क्या होता है, या देखती हूँ जो भी चीज़ें। इसके बाद आपका आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी को हम मैच करेंगे इससे कि छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें बाल केंद्रित उपागम के माध्यम से पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना। ये बात आपको पता ही है कि जो आंगनवाड़ी होती है उसमें क्या होता है, जिन माँ बाप के घर में जैसे वो स्कूल सही समय से नहीं भेज पा रहे हैं, या उनकी माताएं जो है वो खेत में काम करने चली जा रही हैं या कहीं चली जा रही हैं, तो उनके बच्चों को क्या करना है, उनको थोड़ा सा उनकी जो आवश्यकता है वहाँ पर बच्चे को रखा जाता है आंगनवाड़ी में। वहाँ पर उनको खाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी दी जाती हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें दी जाती हैं, और उनको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब विद्यालय से पूर्व जो शिक्षा होती है वो सब भी बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चारों हमने मैच कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा कि विटामिन ए के दृष्टिक चिन्हों को सही क्रम पहचानिए। आपको पता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी जो होती है उससे कई सारी चीज़ें होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है, आपका कॉर्नियल जीरोसिस है, कॉर्नियल स्कार है, कैलेटोमलेसिया है, जिरेफ्थैल्मिया है, बाइट हॉट स्पॉट है। तो ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो उसी का आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पहचानना है कि कौन सा सही मतलब कौन सा सही सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें जो सही सीक्वेंस है सीधे मैं आपको बता दे रही हूँ, सी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि सब में सेम ही है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ये बात आप जानते ही होंगे। इसके बाद एक सेकेंड मैं ऐसे कर देती हूँ, हाँ सबसे पहले आपकी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, 1 हो गया। फिर बाइट हॉट स्पॉट आपका आता है, फिर आपका आता है कॉर्नियल जीरोसिस, और सबसे 4th पे आपका आता है कैरेटोमलेसिया, ठीक है। फिलहाल इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी जीरेफ्थैल्मिया भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर ये आपका सीक्वेंस आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट है कि डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है, ठीक है। तो कौन सा है, सोडियम एवं कैल्शियम प्रोपिनेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका मोल्ड प्रतिरोधक है वो क्या है, सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। जो फूड प्रोडक्ट का स्टोर होता है उसकी जो माल सूची का रिकॉर्ड होता है वो किस में रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, नोटबुक, डायरी। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, सीधे नेट में इस तरह के 3 से 4 क्या मुझे मतलब मैंने अभी तक तो कई बार ही देख रखा है कि नेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और PGT वगैरह में, GIC वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है और देखना है, रटने की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि जो खाद्य पदार्थ का स्टोर होता है, मतलब जो खाद्य पदार्थ जहाँ पे स्टोर करते हैं उसकी जो माल सूची का रिकॉर्ड होता है वो किस में रखते हैं, तो स्टॉक रजिस्टर में रखते हैं। ऐसे आप रिलेट किया करो कि कहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप आराम से जो है कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कि निम्नांकित में से कौन सी डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है। ये भी नेट का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है, और मुझे लगता है GIC में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें क्या फिश डार्ट है, फ्लैंस डार्ट है, या फ्रेंच डार्ट है, या डिजाइनर्स डार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका फिश डार्ट हो जाएगा। नोक की बात हो रही है तो इस तरीके से आप, मैंने एक बार और भी बताया ही था, नोक ऐसे होता है ना, मछली का किनारा जो होता है नोक टाइप का, ये तो बेकार ही है, इसको मत देखो आप, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है। तिरछी लकीरों की बात हो रही है, तो ये जो आपकी तिरछी लकीरें इस तरीके, सॉरी ऐसी नहीं, मुझे तिरछी लकीरें भी मुझसे नहीं बन रही, इस तरीके से आप कह सकते हो, है ना। खैर, तो इसकी जो बुनाई की मुख्य विशेषता वो किसकी है, ट्विल बुनाई, डॉबी बुनाई, सीवेल बुनाई, या फिर जकार्ड बुनाई। तो इसमें जो ट्विल बुनाई होती है वो टेढ़ी टेढ़ी रहती है, ठीक है। आप ट्विल बुनाई मतलब ट्विल बुनाई से आप तिरछा कनेक्ट कर सकते हो, TT दोनों में ही आएगा, ठीक है। और डॉबी बुनाई आपको पता ही है, उसमें जो है ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल। और जकार्ड में भी आपको पता है कि जकार्ड स्पेशल करघे पे बनाया जाता है इसको, और इसमें क्या बोलते हैं, ब्रोकेड वगैरह इसके कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रित करने का संघटक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों का परीक्षण मानक के अनुसार होता है उसको क्या कहते हैं, या फिर ये क्या है। तो इसमें ये पूछना क्या है,
समायोजन है, परिवर्तन है, जांच है या मूल्यांकन है। तो समायोजन का मतलब है कोऑर्डिनेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसमें जो होगा मतलब कृत्यों के परिणामों को परीक्षण मानक के अनुसार होता है या नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, समायोजन में ये चीज़ हम देखते हैं कि परिणाम का जो मतलब जो इसमें मतलब काम किया जा रहा है उसका परिणाम और उसका जो परीक्षण है वो मानक के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है हमारा कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं। कीटाणु कोशिकाएं का मतलब यहाँ पर जर्म सेल है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मतलब नॉर्मल सेल होती हैं और एक जर्म सेल होती हैं। तो जर्म सेल आपकी कौन सी, ओवम और स्पर्म है जो, तो वो जो बनती है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनती है उसकी बात हो रही है। मियोसिस है, माइटोसिस है या ओवल्यूशन है या फिर क्रॉसिंग ओवर है। तो जो मियोसिस होता है आपका उसके थ्रू आपकी जर्म सेल्स बनती हैं, ठीक है। बाकी जितनी सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं या उनकी मरम्मत होती है या टूट फूट जब जैसे भी मतलब वो बनती हैं उसको माइटोसिस बोलते हैं। तो आपको मतलब एक सेकंड कंफ्यूज हो जाओगे आप। मियोसिस फिलहाल अभी आप याद रखो कि जो जर्म सेल होती हैं वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनती है। बाकी उसके अलावा जो बॉडी में सब जगह जितनी भी सेल होती हैं वो सब आपकी माइटोसिस के थ्रू बनती हैं, और लेकिन सिर्फ आपकी जो जर्म सेल है वो आपकी मियोसिस के द्वारा बनेगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से उद्देशित हुआ है। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है। कहने का मतलब जो प्रसार कार्य है वो स्थानीय स्थितियों के अनुसार, जहाँ पर जैसी लोकल कंडीशन जहाँ पर जैसी है उसी तरीके से वहाँ पर अलग अलग मेथड से उसका विकास हुआ है, वैसी वैसी प्रसार योजनाओं का, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सूचित किया गया है, FAO के द्वारा या फिर WHO के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा या ICR के द्वारा। तो ये जो बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है, आपका योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि प्लानिंग कमीशन। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है, ड्यू ने या फिर रसल ने, एस्मिंजर ने या स्वासन एवं क्लार ने। तो ये जो समस्या का चरण है आपका वो किसने किया है, जो ड्यू थे आपके जॉन डीवी भी इनको बोलते हैं, जॉन डीवी। तो इन्होंने ये मतलब समस्या का निराकरण एक इन्होंने चक्र बनाया है, मतलब इसमें 3 स्टेजेस होती हैं वो इन्होंने बता रखा है, ठीक है, जॉन डीवी ने। मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी फिर आप क्या करेंगे, विकल्पों का चयन करेंगे, फिर आप उसमें से उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये 3 स्टेप इन्होंने दे रखा है, ठीक है। फिर है कि स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन है। आपको यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है, जैसे ही आपका यह भविष्यवाची है ना, एक कह सकते हो आपकी मतलब भविष्यवाणी करने वाला है ना, उसके क्या बोलेंगे, वस्तुपरक है, परिकल्पना है, असंगत बाहरी चर है, मनोवैज्ञानिक चर है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में ही क्या करते हैं हम लोग, एक भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, फिर वही हाइपोथेसिस बना करके हम आगे पूरा अपना रिसर्च का काम आगे करते हैं। तो इसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस और हिंदी में इसको परिकल्पना बोलेंगे, ठीक है। फिर है कि अन्न यानी कि अनाज प्रदान करता है। अब ऐसे थोड़े क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देके घबराना नहीं, इससे आपके कई चीज़ें तैयार होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रदान करता है, ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए या प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें जो अन्न हमारा होता है वो क्या क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है, मेनली प्रदान करता है, और प्रोटीन, ठीक है। तो ऊर्जा मिल होती है हमारे जितने भी अनाज होते हैं उसमें 340 किलो कैलोरी होती है पर 100 ग्राम जो है अनाज में, और प्रोटीन भी आपका 10-11 ग्राम पाया ही जाता है, 10 से 12-11 ग्राम, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 सही है, ठीक है। फिर है हमारा कि शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। बाजू का मतलब स्लीव्स की बात हो रही है, बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है उसके लिए कैसी बाजू उपयुक्त है। तो लेट ऑफ मटन है, सैडलर है, किमोनो है, रेगलॉन है। तो इसमें जो बच्चे के लिए जो सबसे उपयुक्त बाजू है वो आपका है किमोनो और रेगलॉन, ठीक है। मतलब कि 3rd and 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 3rd और 4th डी है हमारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो डी ऑप्शन इस तरीके से, ठीक। फिर है नेक्स्ट हमारा कि सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जा या परिष्करण है। कहने का मतलब जो सूती वस्त्र होता है, कॉटन फैब्रिक, उसमें जो है मजबूती और उसकी शाइनिंग और उसकी जो कलर की एब्जॉर्बेंसी उसको बढ़ाने के लिए कौन सी जो है मतलब केमिकल फिनिशिंग की जाती है, ठीक है, रासायनिक परिसज्जा। तो फुलिंग करते हैं, क्रैबिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं या मर्सराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो फुलिंग प्रक्रिया आई थिंक रेशम में करी जाती है और क्रेबिंग आपकी शायद जो है ऊन में करी जाती है। लेकिन जो आपका ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन है यानी कि 3rd and 4th, ये दोनों जो होता है ये स्पेशली कॉटन के कपड़े में किया जाता है, ठीक है। ब्लीच करके उसको पूरा अच्छे से साफ किया जाता है, और मॉइस्चराइजेशन में क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के घोल में उसको डुबोते हैं, और डुबो करके उसको जो है पूरा कपड़े को बिल्कुल उससे मजबूती भी आ जाती है, चमक भी आ जाती है,
और जो कलर जब अब आप उस पर जब कॉटन के फैब्रिक पे कलर चढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छा चढ़ेगा, ठीक है, उसकी एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाएगी। और ब्लीचिंग में तो स्पेशली यही करते हैं कि ब्लीचिंग में कपड़े को बिल्कुल क्लीन करते हैं, एकदम साफ करते हैं अच्छे से। उसमें जो ग्रे ग्रूट मतलब जब कपड़ा करगे से बना करके उतारा जाता है आफ्टर वीविंग मतलब बुनाई के बाद, तो उसमें कई सारे ग्रीस वगैरह सब गंदगी लगी होती है, उसको ग्रे ग्रूट्स बोलते हैं, ग्रे गुड्स। तो उस जो ग्रे गुड्स के कपड़े होते हैं उन पे ब्लीचिंग की परिचर्या करी जाती है, ताकि कपड़ा वो सब जो उसमें लगा हुआ ग्रीस वगैरह या कोई भी काला पीला जो भी उसमें दाग धब्बे लगे वो सब चीज़ें साफ़ हो जाए। फिर साफ़ करने के बाद उसमें मॉइस्चराइजेशन की प्रक्रिया करी जाती है, ताकि उस पर जो प्रिंट किया जाए या कोई भी उस पर कलर चढ़ाया जाए तो वो अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3rd and 4th राइट है, ठीक है। फिर है हमारा कि इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इंटीरियर्स मतलब घर में, आपका घर में जो आपका आप इंटीरियर बना रहे हैं उसमें आप लंबा मतलब कि थोड़ा लंबा दिखे और चौड़ा भी दिखे, तो क्या क्या चीज़ें आप करके लंबाई और चौड़ाई मतलब थोड़ा सा फील करा सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। शीतल रंग योजना का उपयोग, मतलब आप ठंडे कलर का यूज़ करिए, मतलब लाइट कलर ठंडे कलर हो। कम ऊंचाई वाले फर्नीचर, इसके बाद दर्पण, आईना एवं शीशे का उपयोग, या फिर खिड़कियों एवं दरवाजों की ज़्यादा संख्या। तो इसमें जो आपका इसमें ऑप्शन होगा आपका जो है कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों ऑप्शन है आपके वो करेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो कोड नहीं लगाया था क्योंकि फिर आपको अच्छे से दिखता नहीं। तो इसमें जो आपका पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ये चौथा है ये गलत है, ये नहीं होगा आपका ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर आप ठंडे कलर का यूज़ करते हैं तो बात सही है कि जो रूम का एक मतलब रूम जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा मतलब दिखने में लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो हल्के कलर होते हैं उनको लगाने से थोड़ा फैलाव, थोड़ा स्पेस महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद कम ऊंचाई वाले फर्नीचर लगाएंगे तो उससे भाई जब फर्नीचर बिल्कुल नीचे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको छत जो रहेगी वो थोड़ी सी जब ऊंची दिखाई देगी तो लगेगा आपको कि कमरे की जो दीवारें हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हैं। इसके बाद जो आईना लगाएंगे आप, तो आईना लगाने से भी होता है कि थोड़ा सा स्पेशियस महसूस होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन मतलब ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर है हमारा, अब थोड़े असर्सन रीजन वाले कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा, अरे मतलब अभिकथन है, यानी कि असर्सन है, भारतीय भोजन आहार में 70 से 80% कैलोरी अनाज से मिलती है। यानी कि जो इंडियन फूड है, इंडियन डाइट है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो 70 से 80% कैलोरी होती है वो हमें अनाज से मिलती है। तो इसमें 70 से 80% लिखा हुआ, लेकिन मेनली क्या करते हैं हम लोग कि आप कह सकते हो कि 60 से 70 या 55 से 70% तक हम जो है कैलोरी लेते हैं। तो ये 60 से 80 लिखा हुआ, 70 से 80, तो ये कोई गलत नहीं है, एक रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही होगी, ठीक, एक सेकेंड, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ये बोल रहे हैं क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन होगा, यानी कि ए आपका सही है। असर्सन तो ये सही बोल रहे हैं, लेकिन रीज़न जो दे रहे हैं वो रीज़न सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ये वाला आपका गलत है और ये वाला आपका सही है, क्योंकि इंडियन फूड में जितने हम अनाज खा रहे हैं जरूरी थोड़ी ना कि सब में बिल्कुल रेसा ही हो। अब हम दाल खा रहे हैं और अगर आप बहुत रिफाइंड दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी छिलका नहीं मिलेगा ना, है ना। मान लीजिए आटे की जगह आप मतलब गेहूं के आटे की जगह मान लीजिए आप मैदे की रोटी खा रहे हो, तो ऐसे में हमें कहाँ फाइबर मिलेगा। इस वजह से इसका जो रीज़न दे रखा है वो सही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप अनाज खा रहे हैं तो उन सारे अनाज में आपका फाइबर ही पाया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमें 70 से 80% कैलोरी मिलती है तो उसमें रेसे का कोई वो नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि 70 से 80% कैलोरी हम इसीलिए लेते ताकि क्योंकि उसमें रेसा पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद दूसरा हमारा कि सीलियक डिजीज, यानी कि सीलियक रोग जो होता है वो छोटी आंत का स्वतः असंक्रामक उत्तेजक रोग है, ठीक है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर होने वाला उत्तेजक रोग है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यह ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण द्वारा जल्दी से बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब सीलियक डिजीज किसी को हो जाती है तो उनके अंदर ग्लूटेन इंटॉलरेंस की दिक्कत हो जाती है, उनको फिर ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन होंगे हमारे वो क्या होंगे, वो करेक्ट होंगे, मतलब कि ए भी राइट है और आर भी राइट है। तो इस वजह से हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, यानी कि बोथ आर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, ओके। फिर हमारा कि किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य होता है। इसके बाद रीजन दे रखा है कि रंग बंधक रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब जब कोई भी रंग आप चढ़ा रहे हैं कपड़े पे तो उसमें क्या करते हैं, रंग बंधकों का उपयोग, कलर बाइंडर्स जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिससे कलर क्या हो, अच्छी तरीके से चढ़ जाए उस पर और कलर जो आप चढ़ा रहे हैं वो काफ़ी पक्का रहे, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो दोनों का मतलब असर्शन एंड रीजन है वो दोनों आपका राइट होगा, यानी कि तो हम डी के साथ जाएंगे, ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा कि ये इतने बड़े क्वेश्चन है, ये हमें नेट का एग्जाम थोड़ी ना देना है, लेकिन आप सोचो ना कि अगर इसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, ये तो नहीं आएगा टीजीटी में,
ठीक है। लेकिन अगर टीजीटी में एक लाइन का पूछ दिया जाएगा कि कलर मतलब क्या बोलते हैं, कपड़े पे जो कलर चढ़ाते समय कलर बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है, अगर जो रंग बंधक है उनका यूज़ अगर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, यहीं पे आपसे पूछ लेंगे। या उनको चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, तो आपको ये तो पता होगा कि इससे कलर का क्या होता है, जो कलर का पक्कापन है, रंग का पक्कापन है, वो बढ़ जाता है। ये एक लाइन आपको पता चली। तो ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, और पढ़िए नहीं, उसको समझिए आप, है ना, क्योंकि आप समझोगे तो आपकी एक समझ बनेगी, तो आप वहाँ पर अपना दिमाग लगा पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि बस आप इसको रट लो, बात खत्म, समझ लीजिए इसको बिल्कुल, ठीक है। फिर है हमारा शिक्षा का अधिकार, यानी कि आरटीई की बात हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारतीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आया था शिक्षा का अधिकार आपका, वो 1 अप्रैल 2010 को एकदम लागू कर दिया गया, कि मतलब आज से ये चीज़ बिल्कुल मतलब एक्ट में आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। कारण दिया है, यह देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो नॉर्मल ये बिल्कुल सही बात है कि 1 अप्रैल 2010 को आया था, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन जितने ये जो 6 से 14 वर्ष आयु है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, कि जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं उनको 6 से लेकर के 14 साल तक सरकार बिल्कुल फ्री एजुकेशन देगी, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल चिल्ड्रन है, यानी कि जो डिसेबल हैं, किसी को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को 6 से लेकर के 18 साल तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। वो उनको सरकार जो है 6 से 18 साल तक के मतलब एजुकेशन को फ्री रखेगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक चीज़ है, ठीक है। जो स्पेशल बच्चे रहेंगे उनके लिए 6 से 18 वर्ष, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इनका असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। फिर है, अब थोड़ा सा यहाँ आ गए मैचिंग वाले में। मैचिंग वाले में क्या, उबालना बहुत आसान है। किसको उबालते हैं, चावल को उबालते हैं। ब्लॉन्चिंग किसको करते हैं, टमाटर में करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स को इसमें निष्क्रिय कर दिया जाता है थोड़ा सा। तो जो अगर आपको खाना पका रहे हैं तो पहले तो खाना पकाने से पहले भी ब्लॉन्चिंग करी जाती है, और अगर आप किसी भी फूड को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए स्टोर करने से पहले भी उसमें ब्लॉन्चिंग करी जाती है, ठीक है। फिर है कि बेकिंग, तो बेक हम किसको करते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, जैसे केक बनता है वैसे पेस्ट्री बनती है, तो बेक करते हैं। और भूनना किसको हो जाएगा, चपाती को भून भून के हम आप खाते हैं, ठीक है। तो चपाती को जब हम भूनते हैं तो उसमें स्टार्च में कौन सा, मतलब स्टार्च किस चीज़ में बदल जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब स्टार्च को हम लोग रोटी क्या है, रोटी गेहूं से बनती है, गेहूं में स्टार्च होता है, तो वो जब स्टार्च होता है उसको जब हम सूखी उष्मा पे पका रहे हैं, रोटी को तो सूखी उष्मा पे भी पका रहे हैं, ड्राई हीट दे रहे हैं ना हम रोटी को, तो उसमें जब स्टार्च होता है वो किस चीज़ में बदल जाता है, ठीक है। तो वो आप बताना थोड़ा सा मुझे। फिर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सही अनुक्रम में ये आपकी जो है साइको सोशल थ्योरी है किसकी, एरिक एरिक्सन की। तो इसमें आपको अनुक्रम में लगाना है, ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले क्या होता है, आप खुद ही सोच लो। सबसे पहले बच्चे का हमने क्या पढ़ा था, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। फिर होता है ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखा ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्तता बनाम शर्मिंदगी व संदेह, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका आएगा पहल बनाम ग्लानी, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आपका आएगा उद्योग बनाम हीन भावना। उद्योग बनाम हीन भावना का मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरियरिटी, ठीक, कि मतलब बच्चा, अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। फिर आपका लास्ट में आएगा पहचान बनाम, यानी कि फोर्थ, यानी कि इसमें आता है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। तो सबसे ये देखो आपकी जो ये वाली जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो स्वायत्तता बनाम है ये कौन सी है, ये दूसरे नंबर की है। उनकी 8 स्टेजेस है ना, तो ये दूसरे नंबर पे है। पहल बनाम जो आपकी है वो तीसरे नंबर पर है। उद्योग बनाम आपकी चौथे नंबर पर है, और पहचान बनाम आपकी 5वें नंबर पर है। अभी आगे मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा। फिर इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये पूरी इनकी स्टेजेस दे रखी हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसमें, एक सेकंड रुकना, ये देखिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरियरिटी, फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये देखो 5वां था आपका। फिर आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 6 वाला होगा ये। फिर है जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि 7th, और इसके बाद है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो ये आपकी 8th स्टेज हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एज भी दे रखी है कि जो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होता है ये जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी में होता है ये, ठीक है। और इसके बाद जो ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट है तो इसका एज ही होता है
क्या बोलते 1 साल से लेकर के 3 साल तक, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में काउंट होगा। फिर इसके बाद जो प्री स्कूल होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो इनकी 8 स्टेजेस दे रखी हैं उसको इन्होंने पूरे लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, जिंदगी की, हमारी जीवन की अवस्थाएं जो है उनको भी दे रखा है। ठीक है, कि बच्चे के अंदर जब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली बात आएगी, बच्चा जब कोई चीज़ करना चाहेगा, सीखना चाहेगा, इनिशिएट करेगा मतलब चीज़ों को, तो वो कब आती है? बच्चा जो स्कूल जाने से पहले जो चीज़ें करता है, प्री स्कूल। ठीक है, फिर स्कूल एज में बच्चा क्या करता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। वहाँ पर बच्चा जाकर के थोड़ा सा नई नई चीज़ें सीखता है ना स्कूल में जाकर के, तो वहाँ पर वो कोशिश करता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को हमेशा डांट दिया या उसकी हेल्प नहीं करी या उसको आपने करेज नहीं किया, तो बच्चा क्या होगा? बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। उसको लगेगा मुझे तो हर चीज़ करने के लिए रोका ही जा रहा है, तो छोड़ो, रहने दो, है ना। फिर एडोलसेंस में क्या होता है? एडोलसेंस में हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ बन जाए, हम किसी के लिए मतलब अपनी एक पहचान बना लें, है ना, समाज में हमें भी लोग हमारे नाम से जाने। तो अगर वहाँ पर बच्चे को सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन नहीं मिला, तो बच्चा वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अगर आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को, अगर जो बच्चा 17-18 साल का है, 16 साल का है, अगर उसको सही गाइडेंस नहीं दी जाती है तो बच्चा कुछ मतलब गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, लेकिन अगर उस टाइम उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया या गाइडेंस नहीं दी गई, तो बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है और वो गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिर आता है हमारा यंग अडल्टहुड। अब एडोलसेंस के बाद अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है आपका 21 से 30 ईयर्स तक। तो उसमें क्या होता है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। वहाँ पर क्या होता है? शादी वगैरह होती है लोगों की, तो शादी वगैरह हुई तो ठीक है, लोग एक दूसरे से भाई कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी अपनी फैमिली बस जाती है। और अगर उस टाइम भी उनकी सही शादी नहीं हुई या सही लोगों से शादी नहीं हो पाई, सही पर्सन से नहीं हुई, तो वहाँ पर क्या होता है? इंसान बाद में फिर अकेला रह जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका मिडिल अडल्टहुड में आता है जेनरेटिविटी। तो जेनरेटिविटी का मतलब ये है कि वह कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं? कुछ उत्पादकता करते हैं अपने लिए, मतलब आप कुछ पैसे कमाते हैं, अपनी फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे कमाते हैं, है ना। तो अगर आपने कमा लिया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ अच्छा सा इस्टेब्लिश कर लिया, तब तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो एक स्टैग्नेशन वाली फीलिंग इंसान के अंदर आ जाती है। ठीक, उसको ऐसा फील होता है बार बार कि हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। फिर सबसे लास्ट जो स्टेज आती है आपकी मैच्योरिटी, ये आपकी 50 से 60 ईयर्स में आती है। ठीक है, मतलब इंसान जब ओल्ड एज की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो आप देखो इंटीग्रिटी, इंसान एकाग्र हो जाता है उस समय। ठीक है, पूरे लाइफ वो जो किया रहता है उसके बारे में अपना सोचता है, ध्यान मनन करता है, हाँ ठीक है मैंने ये किया, मैंने फैमिली के लिए किया, मैंने सोसाइटी के लिए किया, है ना, सब चीज़ें करता है। अगर वो कर पाए हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। और डिसअपियर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो थोड़ा सा मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनको। ठीक है, तो ये हमारी 8 स्टेजेस हो गई, एरिक एरिक्सन की हैं। आप जो है ये पूरी 8 स्टेजेस भी याद रखो इनकी। और ये कौन सी स्टेज कौन से मतलब कौन सा ये चलता है, जैसे ये है ना, मान लीजिए ऑटोनॉमी वर्सेस, तो ये कब आती है? अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। टीजीटी में तो भले ना पूछे, लेकिन आपसे मतलब जीआईसी और पीजीटी वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। अब आते हैं पंचायती राज प्रणाली का निम्नतम से उच्चतम ढांचा लिखिए। निम्नतम मतलब लोअर टू हायर जाना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत होगा हमारा। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे होती है। ठीक है, फिर पंचायत समिति आएगी हमारी। ठीक है, ग्राम पंचायत है तो पंचायत से रिलेटेड फिर समिति बनाई जाएगी। और फिर जिला परिषद आपका जिला लेवल पे आता है। तो आपका कौन सा हाँ, इसमें 2 3 नहीं, ये वाला बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर अब हमारा यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, मैच करना है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस जो बैक्टीरिया, उससे क्या होता है? उससे बीमारी होती है आपकी, ये मैं पहले एक बार ऐसे लिख दूं फिर आपको मैच करूंगी। तो बैसिलस डिसेंट्री होगा, इससे क्या होगा? फर्स्ट वाले से मैच करेंगे। फिर हमारा है एंट अमीबा हिस्टोलिट का। तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का जो होता है उससे अमीबिक डिसेंट्री होती है। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे थर्ड वाले से। ठीक है, अच्छा इसको मैं 4 कर दूँ, ये यहाँ पे दिया नहीं इसमें। फिर हमारा सिगेला बैक्टीरियम। तो जो आपका सिगेला बैक्टीरियम होता है उससे होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, तो आपका ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, एंटेराइटिस, ये आपका 4 से मैच करेंगे। फिर है कैंपेलोबैक्टर जेजुनी। तो जो कैंपेलोबैक्टर जेजुनी से होता है आपका डायरिया, इसको हम मैच करेंगे 2 से। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया कि किस तरीके से करेंगे। अब हम एक बार इसको मैच भी कर लेते हैं अगेन। तो देखिए, ए को मैच करेंगे हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस को किससे? बैसिलस डिसेंट्री से। फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को किससे करेंगे? आपको ये थर्ड से करेंगे, यानी कि अमीबिक डिसेंट्री होगा। फिर जो सिगेला बैक्टीरियम है आपका, उसको करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। तो ये आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। फिर कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है, इसको करेंगे डायरिया से। ठीक है, ये चीज़ें हमारी मैचिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमारा ये, अब थोड़े से मैचिंग वाले क्वेश्चन ही हैं। इसमें देखिए तकनीकी निर्णय की बात हो, डिसीजन जो लेते हैं लोग, तो कैसे कैसे क्या होता है। देखो, जो आपका तकनीकी निर्णय होता है, यानी कि टेक्निकल डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, वो किससे करेंगे?
उसको मैच करते हैं एक लक्ष्य की प्राप्ति से, ठीक है। अगर आप कोई टेक्निक एक लगा रहे हैं तो उससे आपको, आप इसीलिए टेक्निक लगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कोई एम आपने डिसाइड कर रखा है तो उसके लिए आप एक तरीका निकालेंगे ना, एक टेक्निकल निर्णय लेंगे फिर आप उसके लिए कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आप एक डिसाइड करेंगे, एक टेक्निक डिसाइड करेंगे जिससे आपको अपना एक लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया है वो आपको प्राप्त हो सके। इस वजह से तकनीकी निर्णय को हम लोग एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैच करेंगे। फिर हमारा आर्थिक निर्णय, आर्थिक यानी कि जो हम फाइनेंशियल उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं, तो जो ये होगा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट मैच करेंगे हम 4 से, यानी कि विविध लक्ष्य एवं दुर्लभ संसाधन। तो आपको पता ही है कि पैसे हमेशा कम ही रहते हैं और उससे लेने वाले जो साधन है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें लेनी होती है और पैसे हमेशा कम ही रहते हैं। फिर है सामाजिक निर्णय, सामाजिक निर्णय जो होता है मूल्य संघर्षों का समाधान इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। मतलब आपस में अपनी जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें हमेशा अपने समाधान के, अपने वैल्यूज़ से लेकर के हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि एक तरफ हम समाज को देखते हैं, फिर अपनी वैल्यूज़ देखते हैं, फिर सब फैमिली की चीज़ देखते हैं। इस वजह से सामाजिक निर्णय इससे मैच करेंगे। फिर एक बचेगा आपका कानूनी निर्णय, तो कानूनी निर्णय जो होता है आपका वो मानक की अनुप्रयुक्ति, ठीक है। फिर ये हमने मैच कर लिया अपना, तो ये मैचिंग का ये क्वेश्चन एक हो गया। इसके बाद है हमारा, सब मैचिंग वाले ही हैं लेकिन सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए, सियर शक्कर जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, सिकुड़ने या सिकन पड़ने का प्रभाव देता है, ठीक है। जो सियर शक्कर होता है उसको हम लोग 2 से मैच करेंगे। ये क्या करता है, सिकुड़ने या सिकन पड़ने का प्रभाव जैसा दिखता है, इस कपड़े को हम लोग सियर शक्कर बोलते हैं। फिर आपका साटिन का कपड़ा हो गया, तो साटिन का कपड़ा जो होता है वो चिकना चमकदार मुख्य एवं मंदा पिछला भाग होता है, मतलब सामने से खूब बढ़िया चमक रहा होता है लेकिन पीछे से हल्का सा मंद चमकता है, तो इसको बी को मैच करेंगे इससे, थर्ड वाले से, ठीक। फिर इसके बाद टेरी टावलिंग जो होती है उसमें क्या होता है, तो टेरी टावलिंग में आपका सतह पर फंदे होते हैं, ठीक है, टॉवल की बात हो रही है। इसके बाद डी बच गया आपका ये वाला मुलायम, डी में आपका है मखमल। तो मखमल का कपड़ा कैसा होता है, छोटा मुलायम घना कटपाइल होता है, ठीक है, कटा हुआ होता है, आपने देखा हो मखमल का कपड़ा देखा ही है। तो डी को मैच करेंगे 4 से, तो मैं यहाँ पे मैच कर दे रही हूँ लेकिन मैं इसमें लिख दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है, लिखना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, सियर शक्कर को किससे मैच करेंगे, 2 से, ठीक। इसके बाद साटिन को किससे मैच करेंगे, 3rd से। फिर टेरी टावलिंग को किससे मैच करेंगे, 1 से। और आपका जो डी है उसको मैच करेंगे 4 से। तो आई होप आपको ये अब बढ़िया होगा, ठीक है, उस तरह से बड़ा मिच हो जा रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसात, ये नेक्स्ट और लास्ट है, ठीक है। आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है। हाँ, क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये 4 चीज़ें दी गई हैं, कुछ किताबों के नाम है, कुछ विचारधाराएं हैं, तो किसकी कौन सी विचारधारा है, कौन सी किताब किसकी है, वो चीज़ इसमें पूछी जा रही है। तो आप अगर दिमाग लगाओ, मतलब थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वर्ड नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से सोचो अगर आप, ठीक है, आप थोड़ा सा डाइवर्स होकर सोचो तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए आप। तो इसमें देखो, आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो कुछ चीज़ें हम सिखाते हैं उसको क्या होता है, मस्तिष्क हमारा आत्मसात कर लेता है। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्होंने, किसने दिया था, आपकी जो मारिया मोंटेसरी है, यानी कि 4 वाला जो होगा उसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैच करने में दिक्कत होगी। तो ये आपका मारिया मोंटेसरी ने ये धारणा दी थी। फिर अ गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर्स के लेखक हैं, तो कौन है, जो गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर्स के लेखक हैं आपके राजलक्ष्मी मुरलीधर। इसको हम मैच करेंगे किसने, 3 से मैच करेंगे। फिर है साहित्य शिक्षा का यथार्थ वाहन है, ठीक है, इसको आपको पता ही है, इसको मैच करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। फिर पूर्व विद्यालय कार्यक्रम के बालवाड़ी प्रकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं, तो आपके जो ताराबाई मोदक हैं वो जो है आपके बालवाड़ी प्रकार के उससे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। आप चाहो तो एक बार मैच करके भी दिखा दूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही ठीक है, और मैच करने से बहुत गंदगी हो जाएगी, इस वजह से नहीं मैच कर रही हूँ। मुझे थोड़ा ऐसे भी क्लीन ही पसंद है, वैसे भी इतना हम करते हैं तो ऊपर नीचे सब हो ही जाता है गंदा। तो हाँ, मुझे लगता है हाँ, ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो बताना आप लोग कि कैसा लगा क्वेश्चन, और नोट डाउन भी करिए कुछ चीज़ें। इसमें थोड़ा सा नेट वाला चीज़ें ज़्यादा थी आज, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल रखा ना स्टैंडर्ड तैयारी कीजिए, और तो आपकी समझिए सब तैयारी होगी, ठीक है। नेट का अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अगर 2-4 क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में होता क्या है, मेरिट से यही तो होता है ना कि जो लोग 7-8 क्वेश्चन ज़्यादा कर ले जाते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन रहती है, फिर वो लोग अच्छे से, मतलब फिर आप फिर डेंजर जोन में भी नहीं रहोगे, सीधे सिलेक्शन, एकदम सिलेक्शन से भी ऊपर मार्क ले आओगे आप, है ना। पता चला 90 मान लीजिए 95 जो है मेरिट गई तो आप 105 लेकर के बैठे हैं, तो सोचिए ना इतना कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। इस वजह से
लंबे क्वेश्चन देख करके या थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, उसको इत्मीनान से बैठ के एकदम अपने मन को शांत करके आराम से बैठ के देखना है, समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। और अगर उसमें कोई चीज़ नोट डाउन करने वाली तो नोट डाउन भी करना है। मेहनत से बिल्कुल भी मत भागिए। आपको इतनी बड़ी शरीर, इतना बड़ा दिमाग दिया हुआ है, मिला हुआ है, तो आप इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इतना इस्तेमाल करिए, और आप इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम पढ़ेंगे या हम किसी और को पढ़ा देंगे या किसी और को बता देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। ना ना, आप इसको जितना लोगों को बताएंगे, जितना लोगों को कहेंगे, या आपको जो टॉपिक समझ आ गया वो आप दूसरे को समझा देंगे, उसमें आपका ही फ़ायदा है ना। और मैंने कहा ना, आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा समझिए एकदम मतलब एक आपका जो एक वर्जन है ना, आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे और आप एकदम फाइन रहेंगे, बिल्कुल समझिए, ठीक है। एक कह सकती हूँ कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो एक दिल दिमाग दोनों चीज़ें ना रिफाइंड रहेगा बिल्कुल, है ना। तो फिलहाल ये सब तो बातें हैं ही हैं। और चलिए, इतनी देर आपने सुना और उसके लिए थैंक यू। और वीडियो देखिएगा, बताइएगा कैसी लगी, और फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग जो पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और बढ़िया मच्छर वगैरह से बचे रहिए। बहुत डेंगू वगैरह हो रखा है भाई, थोड़ा सा सफाई रखिए, एकदम गर्म पानी पीजिए, मौसम भी बदल रहा है तो ध्यान रखिए बिल्कुल, ठीक है। और चलिए फिर अब रखते हैं। आप सभी लोगों को गुड नाइट, खाना वाना खाइए, आराम करिए, सोइए, और मिलेंगे फिर से कल दूसरे टॉपिक के साथ और दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग चलिए, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।